Okay, student, we are going to discuss chemical bonding. Chemical bonding. स्टूडेंट, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस, और रिएक्शंस में क्या होता है, बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड टूटते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है? केमिकल बॉन्डिंग में हम स्टडी ऑफ केमिकल बॉन्ड करते हैं, स्टडी ऑफ केमिकल बॉन्ड करते हैं, स्टडी ऑफ केमिकल बॉन्ड करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब है कि हम इसमें केमिकल बॉन्ड की स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बॉन्ड क्या होता है। हम बॉन्ड, हाउ डू वी अप्रोच द बॉन्ड, हाउ डू वी थिंक अबाउट द बॉन्ड, हम बॉन्ड को एनालाइज क्या करते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछें तो बॉन्ड क्या है, किसी भी दो स्पीसीज के बीच में, किसी भी दो स्पीसीज के बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो मैं बोलूँगा कि बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यदि वही बॉन्ड, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो केमिकल स्पीसीज के बीच में आ जाए तो हम उसे केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट? केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू केमिकल स्पीसीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between two chemical species. स्टूडेंट, बॉन्ड्स का मतलब है एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यदि वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो केमिकल स्पीसीज के बीच में हो जाए तो हम उसे बोलते हैं केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब बच्चे, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कितने प्रकार के होते हैं केमिस्ट्री में? तो हम इनको क्लासीफाई करते हैं केमिकल फोर्सेस के बीच में। किसके बीच में क्लासीफाई करते हैं? केमिकल फोर्स के बीच में। अब स्टूडेंट, ये जो केमिकल फोर्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग इज द अट्रैक्शन बिटवीन द टू केमिकल स्पीसीज। सो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरे होते हैं वीक बॉन्ड, दूसरे होते हैं वीक बॉन्ड। ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं इनका जो नेचर होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का, इनका नेचर होता है इंटर एटॉमिक, कि ये इंटर एटॉमिक होते हैं। दो एटम्स के बीच में लगने वाले फोर्स को या दो एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? इंटर एटॉमिक। और ये जो वीक बॉन्ड होते हैं ये होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, ये होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर एटॉमिक में हम चार प्रकार के बॉन्ड पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और चौथा हम पढ़ेंगे इसमें मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। और ये वीक बॉन्ड में हमारे पास में आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक आ जाएंगे वंडर वॉल फोर्सेस, वंडर वॉल फोर्सेस। बच्चे, केमिकल फोर्सेस दो प्रकार के होंगे, यानी कि एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले होंगे, एक वीक बॉन्ड वाले होंगे। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये इंटर एटॉमिक होते हैं, जिनको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। और वीक बॉन्डिंग जो इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, वंडरवॉल फोर्सेस होगा। इन सब के विषय में हमको क्योंकि पूरी केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी ही करना है तो हम इसके विषय में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन इन केमिस्ट्री जो मोस्ट फंडामेंटल केमिकल बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। द मोस्ट फंडामेंटल केमिकल बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड, द मोस्ट
द मोस्ट फंडामेंटल केमिकल बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड, इज कोवलेंट बॉन्ड। जो मोस्ट फंडामेंटल केमिकल बॉन्ड होता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। अब जो कोवलेंट बॉन्ड है, अगर आप देखें तो 95% जो कंपाउंड्स हैं दुनिया के, 95% कंपाउंड्स दुनिया में क्या शो करते हैं? कोवलेंट बॉन्ड शो करते हैं। क्या शो करते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें जितने भी जो बॉन्ड है 99% सबके सब क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। तो मोस्ट फंडामेंटल जो बॉन्ड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड है इन चारों में, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, उन सब में कोवलेंट बॉन्ड है। अब बात करते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? तो जो मोस्ट फंडामेंटल जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। अब बात करते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। ये कोवलेंट बॉन्ड, मोस्ट फंडामेंटल जो बॉन्ड है ये है कोवलेंट बॉन्ड। द मोस्ट फंडामेंटल केमिकल बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड। अब क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? स्टूडेंट, दुनिया में यदि कहीं भी ओवरलैपिंग हो रही है, कहीं भी ओवरलैपिंग हो रही है, मान लो ए है और ये बी है, ए के पास में एक ऑर्बिटल है और बी के पास में एक ऑर्बिटल है। अगर ये दोनों अपने ऑर्बिटल को लेके क्या कर जाएं? ओवरलैप कर जाएं। क्या कर जाएं? ओवरलैप। अगर दुनिया में कहीं भी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हो रहा है तो इसका मतलब कि वहाँ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। दुनिया में यदि कहीं भी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। कोवलेंट बॉन्ड इज बेसिकली ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल, बेसिकली ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर दो केमिकल स्पीसीज में, जो केमिकल स्पीसीज अगर उनके ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग हो रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसे कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अब स्टूडेंट प्रश्न ये उठता है कि ओवरलैपिंग किस प्रकार से हो सकती है? ओवरलैपिंग में ऐसा भी हो सकता है कि ए का ऑर्बिटल भी वेकेंट हो और ऐसा भी हो सकता है कि बी का ऑर्बिटल भी वेकेंट हो और ये ओवरलैपिंग हो जाए। दो वेकेंट ऑर्बिटल्स के बीच में भी यदि ओवरलैपिंग हो रही है तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ऐसा भी हो सकता है कि ए के ऑर्बिटल्स में, ए के ऑर्बिटल्स में दोनों इलेक्ट्रॉन रखे हो और बी का जो ऑर्बिटल है वो क्या है? वेकेंट है, तब भी आपको क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है। अब इसमें हम बोलेंगे टू सेंटर है, इसको हम बोलते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये क्या है? ये एक प्रकार की ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग है। जहां भी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगा वहां कोवलेंट बॉन्ड आएगी। अगर मान लीजिए ए के पास जो ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और बी के पास जो ऑर्बिटल है वो खाली है, तब भी ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल है। और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल है तो पक्का ये भी क्या है? एक कोवलेंट बॉन्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि ए के पास जो ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो और बी के पास जो ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, तो ये भी क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो रही है, तो ये भी क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। और ये सब क्या है? ये है टू सेंटर वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और ये टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ए और बी दो सेंटर हैं और उसके बीच में दो इलेक्ट्रॉन है। ए और बी दो सेंटर हैं और एक इलेक्ट्रॉन है। ए और बी दो सेंटर है और दो इलेक्ट्रॉन है। ऐसा भी हो सकता है कि ए का ऑर्बिटल खाली हो, बी का ऑर्बिटल खाली हो, लेकिन कोई सी है, कोई सी है और उसमें क्या हो? दो इलेक्ट्रॉन हो, तो हम इसे बोलेंगे ACB, यानी कि इसे बोलेंगे ACB, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो दुनिया में यदि कहीं भी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो रही है तो हम उसे क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड।
लेकिन कोवलेंट बॉन्ड को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके विषय में हमें ऑर्बिटल्स के विषय में भी पढ़ना होगा। और आप जानते हैं कि ऑर्बिटल्स कितने प्रकार के होते हैं? ऑर्बिटल्स 4 प्रकार के होते हैं। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। तो वन बाय वन हम इसी चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में ऑर्बिटल्स को पढ़ेंगे। ऑर्बिटल्स को पढ़ेंगे तो हम ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स भी सीख पाएंगे, और जब ऑर्बिटल्स पढ़ लेंगे तब हम ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, और जब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे तब हम इस कोवलेंट बॉन्ड को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अभी मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि इस समय जब आप जेई मेन या नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो कोवलेंट बॉन्ड सिर्फ आपको इतना नहीं मानना है कि कोवलेंट बॉन्ड इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं 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 नहीं, कोवलेंट बॉन्ड सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। यस, इट इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट कोवलेंट बॉन्ड क्या है? एक प्रकार का ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है। और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कितने तरीके से होता है मैंने आपको बताया। ए और बी के पास में ऑर्बिटल्स हैं लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब भी वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल कर सकता है और कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। ए और बी, ए के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है और बी के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब भी वो बन सकता है। इस प्रकार के बॉन्ड को हम बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ए के पास में इलेक्ट्रॉन है और बी के पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको हम बोलते हैं 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ए के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, तब भी बन सकता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ए और बी दोनों के पास किसी के पास भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट एक तीसरा एटम और है हमारे पास में और उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने बताया कि ये जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ये जो केमिकल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ये इंटर एटॉमिक होते हैं। देख लो, ए और बी 2 एटम हैं और उन एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लग रहा है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स से लग रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स से लग रहा है। तो ये थी स्टोरी अबाउट कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ऑर्बिटल से जान जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं, कौन कौन से 4 बॉन्ड मैंने आपको बताए हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड, कौन कौन से? आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। ये जो बॉन्डिंग होती है, ये जो बॉन्ड बनते हैं, ये बनते क्यों हैं? यानी कि कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कोई भी 2 स्पीशीज जब केमिकल बॉन्ड बनाती हैं तो उसका रीजन क्या है? वे क्यों केमिकल बॉन्ड बनाती है? तो इसके 2 रीजन हैं। नंबर वन टेंडेंसी टू अचीव, टेंडेंसी टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, टेंडेंसी टू अचीव inert gas configuration. Number 2, tendency to minimize energy, tendency to minimize energy, minimize energy and maximize stability, and maximize stability. कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन का कॉज क्या है? तो 2 कॉज है, टेंडेंसी टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, टेंडेंसी टू मिनिमाइज एनर्जी एंड मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी। यानी कि जब 2 केमिकल स्पीसीज केमिकल बॉन्ड बनाती हैं तो उस समय जो इनिशियली हमको लगा वो ये था कि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं, और दूसरा कारण ये था कि जब 2 केमिकल स्पीसीज बॉन्ड बनाएंगी तो उनकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, और जब एनर्जी मिनिमम हो जाएगी तो वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे। इस बात को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, इस वाले कंसेप्ट को, इसको हम बाद में समझेंगे। जैसे बच्चे मान लीजिए कि जैसे समझो, सपोज जैसे NaCl बना, क्या बना? NaCl बना। NaCl इसलिए बना क्योंकि ये अचीव करना चाहता है क्या? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। कौन? NaCl? नहीं नहीं, कौन करना चाहता है? Na 2 काम करना चाहता है,
एक तो अचीव करना चाहता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा मिनिमाइज करना चाहता है अपनी एनर्जी को। Cl भी क्या करना चाहता है, अचीव करना चाहता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और मिनिमाइज करना चाहता है एनर्जी। देखो सोडियम का अगर मैं एटॉमिक नंबर कहूँ तो कितना होता है 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब क्या होता है कि अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करते तो ये क्या बनेगा Na प्लस बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट, Na प्लस बनेगा। और जब ये Na प्लस बनेगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 यानी कि 2 8 हो जाएगी। और ये जो 8 है ये क्या है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर चुका है। अगर हम Cl का देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो देखो ये क्या है, ये 17 है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 8 और यहाँ पे लिख सकते हैं 7। अब देखिए यहाँ पे 7 है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, क्या कर ले, एक इलेक्ट्रॉन ये अगर गेन कर ले तो क्या बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Cl माइनस। और Cl माइनस बना तो ये क्या अचीव कर लेगा 2s2 2p6 3s2 3p6 यानी कि 2 8 8। तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। और अगर आप गौर करके देखें Na प्लस में NaCl में Na पॉजिटिव है और Cl माइनस है। तो NaCl इसलिए बना क्योंकि NaCl में जो मेटल है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, लूज करता है। क्यों लूज करता है, टू अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जो Cl है ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्यों करता है, टू अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जब ये दोनों फिर आपस में Na प्लस और Cl माइनस जब ये आपस में आमने सामने आएंगे, जब ये आपस में क्या आएंगे, आमने सामने आएंगे, तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा और ये क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। लेकिन क्यों बनाया इन्होंने NaCl, इसलिए बनाया क्योंकि ये अचीव करना चाहता है कौन, NaCl को बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं ये अचीव करना चाहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या केवल टू अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कोई भी केमिकल कंपाउंड बनता है, नहीं। ये दिस इज वन ऑफ द रीजन के टेंडेंसी टू अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ए केमिकल स्पीसीज इज फॉर्म्ड, बट द अदर रीजन इज टेंडेंसी टू मिनिमाइज द एनर्जी एंड मैक्सिमाइज द स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए सोडियम, देखिए सोडियम क्या है, मेटल है। सोडियम क्या है, मेटल है। और जो क्लोरीन है ये नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या है, ये नॉन मेटल है। और सोडियम क्या है, मेटल है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मेटल है उनकी जनरली टेंडेंसी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन, और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रश्न ये उठता है कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज क्यों कर देते हैं। सीधी सी बात है, कुछ कारण तो ये है, जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर दे तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को इनिशियली हम ऐसा मानते थे, तो ऐसा देखा भी गया है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो ये स्टेबल ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है। इसलिए ये क्या काम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अगर हम क्लोरीन को देखें तो नॉन मेटल है, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस जो होती है स्टेबल होती हैं। लेकिन क्या केवल और केवल यही एक कारण है केमिकल फोर्सेस का कि कोई भी स्पीसीज केमिकल बॉन्ड इसलिए फॉर्म होता है जस्ट टू अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन? हम देखेंगे कि ये एक रीजन है, बट इट इज़ नॉट द एब्सोल्यूट थिंग। इसके अलावा भी एक और काम है कि कोई भी केमिकल स्पीसीज होती है वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है और इसलिए मैक्सिमाइज करना चाहता है स्टेबिलिटी को। तो आइए अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि Na और Cl दरअसल
Na और Cl ये क्या होते हैं कि ये अट्रैक्ट इसलिए होते हैं, इनमें इसलिए अट्रैक्शन हुआ कि जब ये अट्रैक्ट होंगे तो इनकी जो एनर्जी है वो मिनिमाइज हो जाएगी और स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी। हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, बट हम इसमें जनरल बात करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास दो एटम है, एक एटम है ए और एक एटम है बी। अब देखिए बच्चे, अगर एटम है तो उसके पास न्यूक्लियस होगा। क्या होगा स्टूडेंट? न्यूक्लियस होगा। यदि मेरे पास कोई एटम है तो मेरे पास उसमें कोई न्यूक्लियस होगा और उसमें कोई क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो एटम ए के न्यूक्लियस का और एटम ए के इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा। न्यूक्लियस अपने ही इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। और अगर बी है, बी कोई एक मान लीजिए ये कोई बी है तो इसके पास भी अपना एक न्यूक्लियस होगा और इसके पास में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्या है कि ये न्यूक्लियस अपने ही एटम बी का न्यूक्लियस अपने ही इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। अब मान लो ए यहाँ घूम रहा है, कहीं घूम रहा है, हमको नहीं पता कैसे घूम रहा है, कहीं घूम रहा है, बी वहाँ घूम रहा है और रैंडमली मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से ऐसे मूव करते जा रहे हैं, ऐसे 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 करके डांस कर रहे हैं। लेकिन एक बार रैपिडली मोशन करते 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 ए और बी सामने आ गए। ए ने बी को देखा, बी ने ए को देखा, तो होगा क्या कि ये जो न्यूक्लियस है ए का, ये बी के इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। यानी कि ये अपने इस इलेक्ट्रॉन पे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन ये बी के इलेक्ट्रॉन पे भी लगाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एटम के बीच में क्या होगा? एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब ये न्यूक्लियस ऑफ बी है, ये न्यूक्लियस ऑफ बी है, ये इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या लगाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। और यहाँ पे भी एक क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा। न्यूक्लियस ए और इलेक्ट्रॉन बी का अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियस बी का और इलेक्ट्रॉन का ए, इनमें भी क्या होगा? अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। अब ये जो अट्रैक्शन है ये लार्ज डिस्टेंस फोर्सेस होते हैं कि जब दो एलिमेंट आपस में बहुत दूर दूर हैं तो इनमें सबसे पहले क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन होगा तो ये दोनों पास आने शुरू हो जाएंगे, पास आने शुरू हो जाएंगे, पास आने शुरू हो जाएंगे। ए और बी के बीच में अट्रैक्शन होगा। ये पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ए का इलेक्ट्रॉन और बी का न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करने जा रहा है? अट्रैक्ट करने जा रहा है, 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 अट्रैक्ट करने जा रहा है। तो जैसे जैसे ये अट्रैक्ट करेंगे पास आते चले जाएंगे, पास आते चले जाएंगे, पास आते चले जाएंगे। और जब ये पास आते चले जाएंगे तो इनमें क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। और जो बॉन्ड होगा वहाँ पे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बैलेंस हो जाएगा। यानी कि जब ये लार्ज डिस्टेंस पे होंगे तो हम ये कहेंगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेटर देन है किससे? फोर्स ऑफ रिपल्सन से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या? ग्रेटर देन है किससे? बोलो स्टूडेंट, फोर्स ऑफ रिपल्सन से। तो इस और जब ये दो ए और बी, जब ये ए और बी जब ये ए और ये बी जब ये ओवरलैप कर जाएंगे, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। और जब बॉन्ड बन जाएगा, जिस समय बॉन्ड बन जाएगा उस समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन के बीच में। ठीक है। लेकिन जब ये बॉन्ड बन गया, जब क्या है? बॉन्ड बन गया, यानी कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो गया किसके बीच में? फोर्स ऑफ रिपल्सन के बीच में। तो हम वहां देखेंगे कि अब यहां से यहां पे जो फोर्स एक्टिव होंगे वो क्या होंगे? एक तो होगा EA इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी के बीच में क्या होगा? रिपल्सन शुरू हो जाएगा। और न्यूक्लियस ऑफ ए और न्यूक्लियस ऑफ बी के बीच में क्या शुरू हो जाएगा? रिपल्सन शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? रिपल्सन।
जब बॉन्ड बन जाएगा तो उसके बाद में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। हम इस बात को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए हम एक ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या है? IND। IND बोले तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। मान लो शुरुआत में ये जो एटम A था, एटम A और एटम B इनफाइनाइट पे हैं, दोनों रैंडमली मोशन कर रहे हैं, लेकिन मोशन करते करते दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। तो इसके न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन को देखा, इसके न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन को देखा, इसके न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन को देखा, इसके न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन को देखा। अब दोनों में अट्रैक्शन शुरू हुआ। दोनों में क्या शुरू हुआ? अट्रैक्शन हुआ। तो दोनों पास पास आने शुरू हो जाएंगे, पास पास आने शुरू हो जाएंगे। और जब ये पास आएंगे तो इनकी एनर्जी जो है वो घटनी शुरू हो जाएगी। मैं थोड़ा सा इसे रब करूं इसको। सपोज मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे ये क्या है? IND है। व्हाट इज दिस? IND इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। जब ये दो एटम पास आएंगे तो इनमें अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इनकी एनर्जी 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 धीरे धीरे इसकी क्या हो जाएगी? कम चली जाएगी और ये मिनिमम हो जाएगी। और इस रीजन में हम बोलेंगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेटर देन है किससे? फोर्स ऑफ रिपल्सन से। क्या है? ग्रेटर देन है। और यहाँ पे जब ये यहाँ पे आ गया तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा किससे? फोर्स ऑफ रिपल्सन से। जरा देखिए, पहले ये जो एटम थे बहुत दूर थे, 5। जब दोनों ने देखा तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये कम हुई, A और B। यहाँ पे आके ये डिस्टेंस और कम हो गई और फाइनली यहाँ पे आके दोनों के बीच में क्या बन चुका है? ओवरलैपिंग हो चुकी है। और क्या बन चुका है? बॉन्ड बन चुका है। क्या बन चुका है? बॉन्ड। तो ये जैसे जैसे ये बॉन्ड की तरफ, बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो यहाँ पे इतनी जो बॉन्ड, ये जो एनर्जी रिलीज हो गई है, इतनी एनर्जी क्या हो गई है? रिलीज हो गई है यहाँ तक आने पे, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। और आप जानते हो कि जब दो स्पीसीज के बीच में अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी हमेशा क्या होती है? रिलीज होती है। तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए AB कोई कंपाउंड है, AB कोई कंपाउंड है, पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे से A ने B को देखा, B ने A को देखा, दोनों में अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन हुआ, पास आते चले गए, पास आते चले गए। उसी केस में उनकी एनर्जी रिलीज हो गई, रिलीज होती चली गई। और जैसे ही बॉन्ड बना तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। और याद रखना, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको हम डिफाइन करते हैं पर मोल, पर मोल। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। तो ये जो रिलीज्ड एनर्जी है हम इसको बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। देखिए स्टूडेंट, जब ये यहाँ पे थे तो इनकी एनर्जी इतनी थी, क्या था? ये था। लेकिन जैसे ही इनके बीच में बॉन्ड बना तो ये दिस मच ऑफ एनर्जी क्या हो चुकी है? रिलीज्ड हो चुकी है। और ये जो रिलीज्ड एनर्जी है इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। देखिए, एक वर्ड होता है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी वो होती है जब दो केमिकल स्पीसीज आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उस समय जो एनर्जी रिलीज्ड होती है उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। एक टर्म होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर है। लेकिन नेचर दोनों का अपोजिट है। बॉन्ड एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। इसका मतलब बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन यदि मान लीजिए आप A और B के बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? ब्रेक करना चाहते हैं। तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
और जो वो एनर्जी, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है दो स्पीसीज के बीच में, अगर हमको बॉन्ड तोड़ना है तो हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? हमको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी कि जितना दो स्पीसीज को बॉन्ड बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज हुई है, हमें उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एनर्जी बराबर होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन अगर मान लीजिए ए और बी और पास आना चाहें तो याद रखना अब क्या होगा कि ए का, अगर ए और बी यहां से मतलब बॉन्ड बनाने के पास से और पास आने लगे, तो अगर मान लीजिए अब ये और पास आने की कोशिश करें, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, इनका इलेक्ट्रॉन है, अगर ये ए था ये बी था, तो इसका अपने इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन था, इसका अपने इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन था, इसका बी के न्यूक्लियस का ए के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन था, ए का बी के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन था। तो जब ये दूर थे तो तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था फोर्स ऑफ रिपल्सन के बीच में। लेकिन आप याद रखना, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन है। इनिशियली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था फोर्स ऑफ रिपल्सन के बीच में, और जब ये बॉन्ड बना लेते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाता है फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन अगर ये और पास आने की कोशिश करेंगे तो ये पास अपने आप तो आएंगे नहीं, तो मुझे इन्हें पास लाने के लिए इनको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब एनर्जी देनी पड़ेगी तो इन दोनों सिस्टम की क्या है, मुझे ये करना, यानी कि इस बार ये हाइपोथेटिकल रीजन है, ये हाइपोथेटिकल रीजन है, ये एक्चुअली में रीजन नहीं होता। हमारा तो बॉन्ड यहीं तक बनता है, लेकिन अगर हम इस रीजन को भी समझना चाहें तो ये वो रीजन है जहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन ग्रेटर देन हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और यहाँ पे क्या है, फिर अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो अब क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये था बच्चे कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्या? टेंडेंसी टू एक्वायर द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी टू एक्वायर द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड देयरफॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये था, दो रीजन थे। मैंने बताया था कि ए और बी ने ये केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म किया, क्योंकि यहाँ पूरे सिस्टम की ए बी की क्या है, एनर्जी कम हो गई है। एनर्जी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। कितनी एनर्जी डिक्रीज हुई है? बॉन्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी डिक्रीज हुई है। तो इसलिए इनकी क्या हो गई, जब ए अकेला था बी अकेला था, इनकी एनर्जी ज़्यादा थी, यानी कि ये अनस्टेबल थे। स्टेबल होने के लिए इन्होंने ए बी मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया, तो ये स्टेबल हो गए। इसलिए दुनिया में जितने भी कंपाउंड इसलिए मिलते हैं क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट क्या काम करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। मान लीजिए मेरे पास NaCl है, तो क्या है, उन्होंने बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, किसने, Na ने और Cl ने। वो एक अलग बात है कि वहाँ पे Na ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और Cl ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, यानी कि बच्चे उन्होंने जो बॉन्ड को फॉर्म करा है, एक ने इलेक्ट्रॉन को लूज करके, एक ने इलेक्ट्रॉन को गेन करके। लेकिन मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल समझा है, ए और बी ने जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म किया है, ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से किया है। किससे किया है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी मिनिमाइज एनर्जी, टू मिनिमाइज द एनर्जी एंड मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी। नोट करो इसे। अब बात करते हैं लुईस ऑक्टेट रूल की। किसकी बात करते हैं? लुईस ऑक्टेट रूल की। याद करो मैंने क्या बताया था। ये कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? टेंडेंसी टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये आता है लुईस ऑक्टेट रूल के नीचे, लुईस ऑक्टेट रूल के अंदर। टेंडेंसी टू अचीव, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या? टेंडेंसी टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। एक क्या था? टेंडेंसी टू मिनिमाइज एनर्जी एंड मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी। जब ए और बी दूर दूर थे तो इनकी एनर्जी क्या थी? मैक्सिमम थी, स्टेबिलिटी मिनिमम थी। अब क्या है, जब इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, ए बी का फॉर्मेशन हो गया,
तो क्या होगा, इनकी एनर्जी क्या हो गई, मिनिमाइज हो गई, और स्टेबिलिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। यानी कि जब Na दूर था, Cl दूर था, तो ये अनस्टेबल थे, लेकिन जब इन्होंने बॉन्ड बना लिया, NaCl बना लिया, NaCl बनाया, तो इनकी एनर्जी क्या हो गई, मिनिमाइज हो गई, और स्टेबिलिटी क्या हो गई, मैक्सिमाइज हो गई। ये दूसरा पॉइंट हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसे टेंडेंसी टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और ये किस में आता है, लुईस ऑक्टेट रूल में आता है। किस में आता है, लुईस ऑक्टेट रूल में आता है। तो अब बात करते हैं हम लुईस ऑक्टेट रूल की। बात करते हैं लुईस ऑक्टेट रूल। किसकी बात करते हैं, लुईस ऑक्टेट रूल की। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो ईच एटम है, जब जो ईच एटम यानी कि जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मिंग स्पीसीज है, उसमें जितने भी एटम हैं, ये अचीव करना चाहते हैं अपने, ट्राइज टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये अपने ऑक्टेट को क्या करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं। तो मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस, according to this theory, each atom tries to achieve, according to this theory, each atom tries to achieve 8 electrons, tries to achieve 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये थ्योरी ये कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लुईस ऑक्टेट रूल एक रूल है, एक थ्योरी है जो कहती है कि ईच एटम ट्राइज टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, ट्राइज टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। ये बच्चे वेरी इनिशियल थ्योरी थी, और ये थ्योरी ये कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ईच एटम ट्राइज टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है यानी कि ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ऑक्टेट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ईच एटम ट्राइज टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल में क्या करना चाहता है, अचीव करना चाहता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम प्लस ट्राइज टू अचीव डुप्लेट, क्योंकि ये ऑक्टेट अचीव ही नहीं कर सकते हैं। ट्राइज टू अचीव डुप्लेट, क्यों बच्चे देखिए, अगर मान लो Cl है, क्या है, Cl है, तो Cl में क्या है, Sp, 1s 2s 2p 3s 3p, s और p है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन अचीव कर सकता है 2 s ऑर्बिटल में और 6 p ऑर्बिटल में। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है, इसमें तो ऑर्बिटल ही एक होता है s, तो अगर हाइड्रोजन ही एक ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है और उसका नाम है s ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार हीलियम के पास भी एक ही ऑर्बिटल है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो उसके पास एक ही ऑर्बिटल है 1s2, और हाइड्रोजन का क्या है 1s1, और लिथियम प्लस का क्या है 1s2, तो इनके पास ऑर्बिटल ही एक है। जब ऑर्बिटल ही एक है तो इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं सकते, एट द मोस्ट एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम प्लस ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना नहीं चाहते, बल्कि ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं। इनके अलावा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ईच एटम ट्राइज टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये थ्योरी आई क्यों? ये थ्योरी इसलिए आई, इनिशियली उस समय, हम आगे चल के देखेंगे कि ये ठीक है, कुछ कंपाउंड्स में ऐसा देखा गया है, बट ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, इसकी बहुत सारी एक्सेप्शंस है। क्या है, बहुत सारी एक्सेप्शन है, क्योंकि लुईस ऑक्टेट रूल जब फेल्ड होगा
तो कंसेप्ट आएगा कोवेलेंसी का। किसका? कोवेलेंसी का। लेकिन कोवेलेंसी के बाद में पता पड़ता कि बॉन्ड भी दो प्रकार के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो उसके बाद आएगी उसको एक्सप्लेन करने के लिए वीबीटी आएगी। लेकिन उसके बाद देखा जाएगा कि CH4 में जो कार्बन अपने बॉन्ड बना रहा है, इन चारों बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम है, जबकि इसमें बॉन्ड बनाने के लिए यूज हुए हैं S और P ऑर्बिटल कार्बन के। तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होनी चाहिए थी, क्योंकि वीबीटी तो ऐसा बोलती है कि जो ओवरलैपिंग है SS ऑर्बिटल की और PP ऑर्बिटल की या SP ऑर्बिटल की या SP ऑर्बिटल की, वो क्या होती है? डिफरेंट। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ चारों बॉन्ड की अलग अलग होनी चाहिए थी, नहीं थी। तो क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आएगा। किसका कंसेप्ट आएगा? हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आता है तो वो ये बोलता है कि पाई बॉन्ड इज फॉलोड बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज फॉलोड बॉन्ड, यानी कि एक बार सिग्मा बॉन्ड बन गया तो पाई बॉन्ड भी बनेगा। और ऑक्टेट वाली बात, और ये C2 एक कंपाउंड है जो वेपर फेज में जाके बनता है। इसको जब ये हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी, कोवेलेंसी कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो तब क्या आएगी? MOT आएगी। क्या आएगी? MOT। तो कहने का मतलब है बच्चे, लुईस ऑक्टेट रूल तो ये एक इनिशियल थ्योरी है। क्या है? इनिशियल थ्योरी है। रुक जाओ, ये तो एक इनिशियल थ्योरी है, यानी कि बहुत इनिशियल थ्योरी है, यानी कि ये कोई कंप्लीट थ्योरी नहीं है। तो ये शुरुआत में इसलिए आई कि शुरुआत में हमने देखा है जो इनर्ट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैस का मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, जनरली इनको देखा गया कि ये इनर्ट है, यानी कि ये कंपाउंड ही नहीं बनाते हैं। इनिशियल फेज में हम ऐसा मानते थे, अब तो इनके भी कंपाउंड मिल गए हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कंपाउंड नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या कंप्लीट है? इनका या तो ऑक्टेट कंप्लीट है या हीलियम के केस में इनका डुप्लेट कंप्लीट है। और जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, डुप्लेट कंप्लीट है, तो इनको केमिकल बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो और जो स्पीसीज केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर रही है वो किस लिए फॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वे ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं। तो बच्चे अब बात करते हैं हम, तो ये यानी कि वेरी इनिशियल थ्योरी है। एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि ये कंप्लीट थ्योरी नहीं है, वेरी इनिशियल थ्योरी है। तो बात करते हैं हम इसी इनिशियल थ्योरी की, वेज टू अचीव ऑक्टेट। टू अचीव ऑक्टेट, वेज टू अचीव ऑक्टेट। देखिए बच्चे, लुईस ऑक्टेट रूल क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ईच एटम ट्राइज टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। किसमें? आउटर मोस्ट शेल में। किसमें? आउटर मोस्ट शेल में। तो हम बात करते हैं वेज टू अचीव ऑक्टेट, यानी कि ऑक्टेट को अचीव करने के कितने तरीके हो सकते हैं? वेज टू अचीव ऑक्टेट, तो बच्चे कई तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जैसे मैंने Na और Cl में बताया था। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम क्या काम कर सकते हैं? ऑक्टेट को अचीव कर सकते हैं। दूसरा होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। दूसरा स्टूडेंट किससे होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा। किससे होगा? चलो दोबारा से बनाते हैं बच्चे, इसको थोड़ा सा रब कर दे, थोड़ा सा दोबारा से इसको कंप्लीट करते हैं। वेज टू अचीव ऑक्टेट, दो प्रकार से हम ऑक्टेट को अचीव कर सकते हैं। एक होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा। और दूसरा होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा। बच्चे मैंने आपको दो प्रकार के बॉन्ड पढ़ाए थे। एक बताया था आयोनिक बॉन्ड के विषय में बताया था, जैसे NaCl के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो आयोनिक बॉन्ड है। एक मैंने AB का टेंडेंसी टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी वाला, मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी एंड मिनिमाइज एनर्जी, जो वो ग्राफ बनाया था, उससे बताया था। तो दरअसल उसमें मैंने क्या लिया था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिया था। और NaCl के उसमें क्या लिया था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिया था। अब बच्चे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दो प्रकार से हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार से हो सकता है।
एक तो हो सकता है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो सकता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इससे क्या बनता है, कैटायन, जैसे कि Na+ बना था। उसी प्रकार एक होता है स्टूडेंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बना था, एनायन बना था। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बना था, एनायन बना था। इसी प्रकार शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकती है, और एक हो सकती है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक हो सकती है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब शेयरिंग भी दो प्रकार की होगी, एक तो होगी इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक होगी अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला है वो बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनने वाला है। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे H और Cl के बीच में ये जो शेयरिंग हुई है इक्वल हुई है। एक अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है जैसे कि NH3 ने H+ को क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये NH4+ बना, और ये जो NH4+ बना हम इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इक्वल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड, अनइक्वल शेयरिंग से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जब कैटायन और एनायन आपस में कंबाइन करते हैं तो हम इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। देखिए बच्चे, कोई भी केमिकल स्पीशीज बॉन्ड दो तरीके से, दो कारण से बनाती है। क्यों बनाती है, एक तो टेंडेंसी टू मिनिमाइज द एनर्जी एंड मैक्सिमाइज द स्टेबिलिटी, दूसरी ट्राइज टू अचीव ऑक्टेट रूल, ट्राइज टू अचीव ऑक्टेट रूल। वेज टू अचीव ऑक्टेट क्या है, दो प्रकार से हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो प्रकार से हो सकता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये जनरली कौन करेगा, मैंने कहा जनरली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल करते हैं। कौन करते हैं, मेटल करते हैं, मेटल। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करता है, जनरली नॉन मेटल करते हैं। जनरली क्या करते हैं, नॉन मेटल करते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल जनरली क्या बनाएंगे, आयोनिक बॉन्ड। क्या बनाएंगे, आयोनिक बॉन्ड। लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वे करते हैं जो कि जनरली नॉन मेटल्स होते हैं। जनरल वर्ड यूज कर रहा हूँ, जनरली कौन होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, जब नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उनसे क्या मिलने वाला है, कोवलेंट बॉन्ड मिलने वाला है। नॉन मेटल जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उनसे क्या मिलने वाला है, कोवलेंट बॉन्ड मिलने वाला है। पर ये शेयरिंग भी क्या हो सकती है, इक्वल और अनइक्वल हो सकती है। अगर इक्वल हुआ तो इक्वल में क्या होता है बच्चे, शेयर्ड बाई बोथ, क्लेम बाई बोथ। जैसे HCl बना तो H ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो शेयर्ड बाई बोथ, क्लेम बाई बोथ। लेकिन इसमें क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग में जैसे NH4+ बना तो दोनों इलेक्ट्रॉन किससे आए, NH3 से आए। किससे आए, NH3 से आए। और ये जो H+ है इसने सिर्फ अपना ऑर्बिटल दिया है, इलेक्ट्रॉन नहीं दिए। तो यहाँ पे क्या है, शेयर्ड बाई वन बट क्लेम बाई बोथ। तो ये क्या क्या करेंगे, अनइक्वल, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, अमोनिया दे रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, अमोनिया, और ले कौन रहा है, H+। तो यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इससे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इससे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आप कहेंगे सर आपने बॉन्ड तो चार प्रकार के बताए थे, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। दरअसल बच्चे मेटेलिक बॉन्ड जो है ये बनते हैं मेटेलिक क्रिस्टल में। तो ये था ऑक्टेट रूल, लेकिन इसकी एक्सेप्शंस हैं। इसकी एक्सेप्शन हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे।